हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए तो स्वागत करता हूं हम लोग स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का इस नए वीडियो लेक्चर में। नया वीडियो लेक्चर संबंधित है किससे? फेडरलिज्म के पार्ट 2 से। ठीक है, जैसा कि पार्ट 1 में हम लोगों ने व्हाट इज फेडरलिज्म और फिर फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में चर्चा किया था। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जल्दी से जल्दी और समझते हैं इस वीडियो में कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। चूंकि फेडरलिज्म का डेफिनेशन अब हम समझ चुके हैं और फेडरलिज्म के फीचर्स के बारे में भी चर्चा हो चुकी है। ठीक है, और उसके अलावा हम लोगों ने बेल्जियम और श्रीलंका का भी उदाहरण लिया था कि किस तरीके से इस सिस्टम को वहां पर अपनाया गया। ठीक है, श्रीलंका में जहां हमने देखा कि एक यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसी ने अपने पूरे गवर्नमेंट को चलाने का फैसला किया मेजोरिटेरियनिज्म के सिद्धांत पर, जबकि बेल्जियम ने डिफरेंट टीयर्स में अपने सरकारों को बांटा, इनफैक्ट कम्युनिटी गवर्नमेंट तक भी इसको ले गए। उसी तरीके से भारत में भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का अपना एक अलग तरीका है जो कि फेडरलिज्म के आधार पर बसा हुआ है। पावर को यहाँ पर भी शेयर किया गया है और यहाँ पे जो पावर को शेयर किया गया है, फिलहाल हम लोगों को समझना है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को। जब हमारे यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार भी, क्षेत्रीय सरकार कहने का मतलब पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज, ये तीनों ही मिल करके, तीनों के अपने अपने जुरिस्डिक्शन है, अपने अपने क्या बोल सकता हूँ, कार्य क्षेत्र है, जिन विषयों पर ये तीनों सेपरेट होकर के कानून बनाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं सब चीजों को हम लोगों को समझना है कि भाई कैसे भारत में इस चीज को अपनाया जाता है और किया जाता है। तो इन सब चीजों के लिए भारत के इस आपके किताब में शुरुआत पहले किया गया है हमारे किसे, कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में के बारे में कहा गया कि भाई इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान की, इसकी चर्चा की गई है। और पार्टीशन के बाद फिर प्रिंसली स्टेट्स हमारे पास थे। प्रिंसली स्टेट्स को फिर हम लोगों ने उसको अपने राज्य में कन्वर्ट किया। ठीक है, स्टेट्स का दर्जा दिया सबको। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इंडिया हमारा क्या बन गया था? यूनियन ऑफ स्टेट बन गया था। अब यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है, वो उसकी चर्चा मैंने पहले ही वीडियो में कर दिया था। राज्यों का संघ के तौर पर भारत को रखा गया है। ठीक है, राज्यों का क्या है? भारत संघ है। फेडरेशन ऑफ स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर भी चर्चा हुई थी पहले ही वीडियो में। रिपीट मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा हूं, जानने के लिए आप पिछले वीडियो के लिंक को आप देख सकते हैं। ठीक है, नए बच्चे जो है या पहली बार अगर वीडियो को भी देख रहा होगा तो कृपया करके आप प्रीवियस पार्ट 1 वाले लेक्चर को देखें, वहां पे आपको फेडरेशन ऑफ स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट में अंतर समझ में आ जाएगा। तो इंडिया बिकेम यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसके बाद अब हम लोगों को समझना है कि कैसे हमारे यहाँ पावर को शेयर किया गया है। तो उसके लिए हमारे पास 3 लिस्ट बनाए गए हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा एक और है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि ये यूनियन लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट मैं लिख देता हूं यहाँ पर, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट बनाए गए। ये तीनों लिस्ट में क्या है, तो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? सब्जेक्ट्स डिसाइड किए गए। सब्जेक्ट्स कहने का मतलब वो विषय वस्तु जिस विषय पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, जिस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और जिस विषय पर दोनों मिलकर के कानून बना सकती है। तो ऐसे में कुछ मुद्दे यहाँ पर रखे गए हैं। अब इनकी चर्चा यहाँ पर की गई है और इस लाइन को भी आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और एक तरफ कंकरेंट लिस्ट है। अब यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट पहली बार में क्या है, अगर मैं इसको सेपरेटली यहाँ लिख करके अगर समझाने का प्रयास करूँ, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। यूनियन लिस्ट की अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें सबसे पहले नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे आते हैं। क्या आते हैं? तो नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे, वैसे मुद्दे जो देश भर में जरूरी है, नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस है। अब नेशनल लेवल पे क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट, तो जैसे कि हम लोग डिफेंस को मान सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो हमारे बॉर्डर को रक्षा करती है, हमारी जो आर्मी वगैरह है। तो डिफेंस एक मुद्दा है जो कि हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस का है। इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स है। ठीक है, क्या है? फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, जो हमारी विदेशी रिश्ते हैं भारत के, वो किस तरह से होंगे, नहीं होंगे, पॉलिसीज वगैरह बनाने के लिए केंद्र सरकार यहाँ पे रोल में आती है। इसके बाद हमारे पास बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है एंड करेंसी है। ठीक है, बैंकिंग के मुद्दे, कम्युनिकेशन के मुद्दे। ठीक है, जैसे कि कौन सा
जो जैसे जियो 5G है या फिर 4G है या 3G है 2G है, तो इसको इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किसका है? सरकार का है। ठीक है, कौन से सरकार का? तो केंद्र सरकार का है। तो कम्युनिकेशन के क्या माध्यम हो सकते हैं, क्या सिस्टम हो सकते हैं, इसको कौन डिसाइड करेगा या इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? जैसे ट्राई का नाम आपने सुना होगा, TRAI, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। यही डिसाइड करती है कि कैसे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो नियम कानून बनेंगे, जो भी टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो कैसे कार्य करेगी, उसके लिए कानून बना के देती है। इसके अलावा बैंकिंग है हमारे पास, RBI, ठीक है, RBI सेंट्रल बैंक है हमारे देश का, वो जो कंट्रोल करती है पूरे बैंकिंग फंक्शंस को हमारे देश में, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके अलावा करेंसी सिस्टम, यू ऑलरेडी नो, अब देश की जो करेंसी है ऑब्वियस सी बात है वो कंट्री की करेंसी है, तो उस पर हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है या भारत की सरकार जो है वो, और बैंकिंग खास करके RBI, इन सब तीनों का मिला जुला रोल होता है और यही लोग मिलकर के चीज़ों को संभालने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी, ये जो 4 मुद्दे हो गए। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल मतलब सिलेबस के अनुसार अगर देखा जाए, किताब के अनुसार अगर देखा जाए, तो ये 4-5 मुद्दे दे दिए गए। इतना एग्जाम्पल के लिए आपके लिए भी काफ़ी होगा अगर आपको इससे संबंधित प्रश्न आते हैं लिखने के लिए तो। ठीक, इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट कैन अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मेंशन। तो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उस पर कानून कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स दिए गए हैं? स्टेट लिस्ट में जो स्टेट लेवल पे इंपॉर्टेंट मुद्दे हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि हाँ, ट्रेड से जुड़ा मुद्दा, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स से जुड़ा मुद्दा हो सकता है स्टेट लिस्ट के अंतर्गत। मैं लिख देता हूँ स्टेट लिस्ट से जुड़े हुए कुछ मुद्दे, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स से जुड़े मुद्दे। इसके अलावा पुलिस, ठीक है, इसके अलावा क्या है? पुलिस। इसके अलावा आपके पास एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एग्रीकल्चर से संबंधित, इरिगेशन से संबंधित ये कुछ मुद्दे हैं जो राज्य सरकार इनके ऊपर कानून बनाती है, एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है समझने के लिए आपके लिए। ठीक है, तो अब इन मुद्दों पर सरकार सेपरेट है। ठीक है, अब इस पे केंद्र सरकार इस पे कोई अपना दखलंदाजी प्रस्तुत नहीं करेगा तब तक जब तक ये हमारे देश के एकता, अखंडता और बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रख रहा होगा। तो ठीक है, ये स्टेट को दे दिया गया कि भाई इन सब विषयों पर लोकली आप ज़्यादा समझते हैं, आप चीज़ों को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक से उसको चला सकते हैं, तो यू गो एंड डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम आर यू गोना डू और पॉलिसी आर यू गोना मेक रिगार्डिंग दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ वैसे मुद्दे होते हैं जिस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कानून बनाती है, या दोनों का उसमें हक होता है कानून बनाने का, लेकिन प्रायोरिटी की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत, एक सेकेंड, कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत कौन कौन से मुद्दे आते हैं? तो यू हैव एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। ठीक है, कुछ मुद्दों की चर्चा यहाँ पे की गई है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस है, मैरिज है, एडॉप्शन और सक्सेशन है। ये सब जो मुद्दे हो गए ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आती है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है या फिर दोनों ही ने कानून बनाया है, तो किसका कानून ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा? तो ऑब्वियस सी बात है केंद्र सरकार मतलब यूनियन गवर्नमेंट का कानून यहाँ पर ज्यादा महत्व रखेगा। ठीक है, both union as well as state governments can make laws. If the laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. ठीक है, एकदम क्लियर कट लिखा है, एकदम स्पष्ट होगा मुझे लगता है। अब कुछ और भी विषय है, केवल इतने ही विषय थोड़ी, कुछ रेसिडुअरी सब्जेक्ट आते हैं। तो अब इन रेसिडुअरी सब्जेक्ट के ऊपर किनका अधिकार बनता है कानून बनाने का? ठीक है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट। ठीक है, अब रेसिडुअरी सब्जेक्ट के ऊपर कौन बनाता है? तो ऑब्वियस बात है यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हमारे पास 1, 2, 3 और इसको ले ले तो 4 लिस्ट है। 4 लिस्ट में हमारे पास क्लियर तौर पर एक पर यूनियन गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पर यूनियन एंड स्टेट दोनों हैं, और यहाँ पर यूनियन है। तो यू कैन सी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादा पावर है स्टेट गवर्नमेंट के तुलना में। ठीक है, तो जो मेन रूलिंग है या फिर मेन इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, या केंद्र नाम ही है, ऑब्वियस सी बात है केंद्र को ज्यादा पावर मिला है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स भी यहाँ पर स्वायत्त है, इंडिपेंडेंट है कि वो कुछ मुद्दों के ऊपर खुद से अपने लिए कानून बना सकती है। अब बात केवल यहीं पर खत्म नहीं होती है, जब बात आती है फेडरलिज्म के इम्प्लीमेंटेशन की। ये तो हो गया एक पक्ष, एक तरीका फेडरलिज्म को इम्प्लीमेंट करने का, जब हम अलग अलग लिस्ट बना करके फेडरलिज्म को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हम कई सारे राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा भी देते हैं। अब स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने का मतलब क्या हुआ? उनके ज्योग्राफी, उनके कल्चर, उनके बाकी चीजों को देख करके हम कई सारे राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देते हैं। अब स्पेशल स्टेटस के कैटेगरी में जैसे कुछ राज्य जहां पर इसमें नाम लिखे गए, मैं अंडरलाइन कर चुका हूं, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ठीक है, स्पेशल पावर्स अंडर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 371। अब आर्टिकल 371
को तो आप जान ही रहे होंगे, लेकिन अगर इसको ज़्यादा अच्छे से याद किया जाए तो 370 से इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे, मतलब याद करने के लिए रेफरेंस ले सकते हैं आप। 370 में JNK का मामला था। ये भी पहले क्या हुआ करता था, एक स्पेशल स्टेटस वाला राज्य हुआ करता था। अब आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अब 370 को हटा दिया गया है, ठीक है। अब JNK अब राज्य ना बन करके ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी बन गया है जो डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है यहाँ पर। अब इसको बनाने के पीछे भी एक कारण है। अब यूनियन टेरिटरी क्यों बनाए जाते हैं हमारे देश में, ये प्रावधान दिया गया है जस्ट टू रन दिस कंट्री इन अ गुड मैनर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्टेट्स को अपने कानून बनाने के अधिकार तो मिले ही हैं, साथ में कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनको कुछ आधारों पर, कुछ तर्क के आधार पर इनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है, इनको कुछ प्रायोरिटीज दी जाती है। अब ये स्पेशल पावर्स क्यों दिया जाता है, तो इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल, वहाँ के जो इंडिजीनियस पीपल है। अब जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आदिवासी की संख्या ज़्यादा है, तो ये यहाँ के इंडिजीनियस पीपल होगा। अब इनके जमीन के अधिकार को बचाने के लिए, इनके कल्चर को बचाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर इन राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलता है। इसके अलावा जो यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट्स नहीं हैं, ठीक है, जैसे एक बिहार का व्यक्ति जो बिहार का रहने वाला है, वो ऑब्वियसली बात है नागालैंड का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, तो वहां जाके वो जमीन नहीं खरीद सकता है, ठीक है। तो इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाई लैंड और हाउस हियर, ठीक है। सिमिलर स्पेशल प्रोविजन एक्सिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल, और इसी तरीके से कुछ और स्टेट्स भी है जहां पर इसी तरह के शक्तियां दी गई है या उनको स्टेटस दिया गया है। कुछ इंडियन यूनियन के छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनको जो है वेरी लिटिल पावर, दीज आर द एरियाज विच आर टू स्मॉल, ठीक है। कुछ ऐसे एरिया जो काफी छोटे हैं लेकिन अपने आप में काफी महत्व रखते हैं, ठीक है। कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड है उनका, उनके वजह से ये क्षेत्र खास क्षेत्र है, लेकिन इतने छोटे हैं कि उनको राज्य नहीं बनाया जा सकता। तो फिर हम उनको क्या बना देते हैं, अभी जो जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया, यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। जैसे कि चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली है, ये सब क्या है हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ ए स्टेट, इनके पास स्टेट का पावर नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स रनिंग दीज एरियाज। यहाँ पर कौन गवर्न करता है चीजों को, कौन सत्ते में होता है, पावर में होता है, जो कौन कानून बना सकता है, तो ज्यादा ताकत किसको मिली है, ऑब्वियसली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट इज द वन हु हैज द राइट टू कंट्रोल दीज यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का बोलबाला ज्यादा है, पकड़ ज्यादा मजबूत है, ओके। अब दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारे संविधान में एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा ढांचा जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। आप जो अमेंडमेंट करना है करिए, जैसे करना है करिए, बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय और यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हमें कुछ ऐसा प्रावधान में बदलाव लाना है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने का प्रयास करेगा, ठीक है। क्योंकि फेडरलिज्म, अगेन फेडरलिज्म क्या हो गया, एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के सामने आ रहा है आपके लिए कि फेडरलिज्म जो है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। किसका पार्ट है, याद रख लीजिएगा कि फेडरलिज्म क्या है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और अगर इसमें कुछ प्रावधानों को चेंज करना है, बदलना है, तो पार्लियामेंट अकेले इस कार्य को नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इसमें स्टेट्स की भी सहमति चाहिए होगी, अगर पार्लियामेंट को चाहिए कि इसमें कुछ बदलाव लाना है इनके प्रावधानों में, तो वही बात इसमें नेक्स्ट लिखा है कि इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, ठीक है। एनी चेंज टू इट हैज टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी बदलाव अगर लाना होगा तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से इसको पास होना होगा, और साथ साथ 2/3 मेजोरिटी से पास होना होगा, और रेटिफाई होना होगा लेजिस्लेचर एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। तो टोटल स्टेट्स के हाफ ऑफ द टोटल स्टेट के लेजिस्लेचर के थ्रू भी इनका पास होना, इनका रेटिफाई होना आवश्यक होगा। तो क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि कोई भी ऐसा प्रावधान अगर हम लाने का प्रयास करते हैं जो हमारे फेडरलिज्म एक संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसको चेंज करना है, उसके प्रावधानों को बदलना है, तो पार्लियामेंट कैन नॉट डू दिस अलोन, ठीक है। पार्लियामेंट हैज टू पास दिस बिल बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विथ 2/3 मेजोरिटी, एंड एज वेल एज इसको हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी रेटिफाई करना आवश्यक हो जाएगा। अदरवाइज वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यही चर्चा इसमें किया गया। और इसके बाद हमारे जुडिशरी का यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जुडिशरी क्या करता है, अब ये देखता है कि क्या यह बेसिक स्ट्रक्चर जो है या जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है इस चीज को लेकर के, ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का काम है कि इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा और एक निर्णय लेकर आएगा, ठीक है। इट इज द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एंड हाई कोर्ट टू डिसाइड द डिस्प्यूट, ठीक है,
decide the dispute arising out of any kind of irregularity in the implementation of this rule or law. You can say the law of federalism. ठीक है, the union and state governments have the power to raise resources by levying taxes. और हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास सबके अपने अपने टैक्स सिस्टम है, और ये इनका अधिकार होता है कि वो कैसे अपनी जनता से टैक्स लेगी और टैक्स जनरेट करेगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी, और फिर इसका यूज, रिसोर्सेज का यूज फिर अगेन हमारे बेनिफिट के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए करेगी। तो ये यहाँ पर ये अधिकार मिला हुआ है। एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम, और दोनों को ही अपने अपने क्षेत्र के रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं। ठीक है, जैसे जीएसटी भी अगर होता है तो अगेन इसको डिवाइड किया गया है सीजीएसटी में। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और फिर एसजीएसटी के पास जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। इसके बाद जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, तो ऑब्वियस बात है इनकम टैक्स का पैसा किसके पास जाता है, तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ये मतलब यूनियन गवर्नमेंट के पास जाता है। और अगर मान लेते हैं सेल्स टैक्स है, ठीक है, सेल्स टैक्स, तो सेल्स टैक्स का विषय कहाँ चला गया, या फिर ट्रैफिक नियम जो भी हो गए, ट्रैफिक से जो पैसा जनरेट होता है ट्रैफिक पुलिस से, तो ये सारा पैसा कहाँ जाता है, ऑब्वियस बात है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने रेवेन्यू जनरेट करती है या टैक्स जनरेट करती है, और ये भी मुद्दे जो हैं वो डिसाइडेड है पहले से कि किस मत का पैसा किस सरकार के पास जाएगा। ठीक है, तो यही बेसिक है इस टॉपिक में कि भारत में फेडरलिज्म को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, या फिर व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो अगर समराइज किया जाए इस चीज को, तो भाई हम लोग सबसे पहले किस चीज की चर्चा करेंगे, तो इंडिया को फेडरल बनाता क्या है, ये तीन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, उसके बाद हमारे पास स्टेट लिस्ट, उसके बाद हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, उसके बाद एक है रेसिडुअरी लिस्ट। ठीक है, अब इन सब के ऊपर सबका अलग अलग कानून है। ठीक है, यूनियन लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट पे यूजी एंड एसजी दोनों बनाती है, लेकिन प्राथमिकता किसको दी गई है, अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन गवर्नमेंट, और जो रेसिडुअरी बच गया वहां पर अगेन यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ स्पेशल स्टेटस की भी हम लोगों ने चर्चा की है। ठीक है, राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिला है, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, ये सबको इनके इंडिजीनियस पीपल के लैंड राइट्स को बचाने के लिए, साथ में वहाँ के कल्चर, उनकी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए, कॉमन पीपल जो है अदर स्टेट्स के लोग, वो यहाँ पर जाके जमीन नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यूनियन टेरिटरी का भी एक मैकेनिज्म है, एक तरीके से, जो काफी छोटे एरिया हैं जो स्टेट में नहीं बदले जा सकते, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट का पावर यहाँ पर दिया जाता है यूनियन टेरिटरी पर। अब ये जो स्पेशल स्टेटस का प्रोविजन है, ये आर्टिकल 371 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यही सब चर्चा था इसमें। और हाँ, जुडिशरी का एक रोल यहाँ पर बताया गया है कि जुडिशरी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कम इनटू एक्शन। और एक और मुद्दा इसमें जो चर्चा किया गया था कि भाई ये जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है हमारे पास, या जो मैकेनिज्म है, ये हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, और इसको चेंज करने के लिए पार्लियामेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती है। अगर चेंज करना होगा तो उसको बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी से पास होना होगा, और साथ में क्या करना होगा, साथ में हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी रेटिफाई होना आवश्यक है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री के अंतर्गत इतनी ही चर्चा होनी है। अगला टॉपिक जब हम लोग आएंगे तो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे होंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, और फिर बाद में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, एंड वी विल एंड द डिस्कशन ऑफ दिस फेडरलिज्म। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आई गेस। तो देखिए, रिवाइज कीजिए, पढ़िए अच्छे से, समझिए चीज़ों को अच्छे से। फिर अगले वीडियो में जल्दी से मिलता हूँ मैं, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका ये पूरा पॉलिटी खत्म हो जाए और अच्छे से खत्म हो जाए। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, कोई भी बात हो, कमेंट करने के लिए आप लोग बिल्कुल फ्री बैठे हैं। अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।